अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसी टॉपिक को लेके चलेंगे जहां पर हमारे पास बात हो रही थी एग्जैक्ट बैंडविड्थ और अप्रॉक्सीमेट बैंडविड्थ कैलकुलेशंस की यूजिंग कार्सन्स फार्मूला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें गिवन है कि एक एफएम ट्रांस रिसीवर है जिसकी कैपेबिलिटी है 100 वोल्ट साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर 3 किलोहर्ट्ज और 5 kilohertz. The carrier frequencies is however fixed at 20 megahertz and has an allowable maximum deviation of 15 kilohertz. As a consultant engineer, you are required to analyze the system in terms of bandwidths using both modulating signals. As a part of your analysis, also compare and contrast the approximate bandwidth calculation method with the exact bandwidth calculation method for both modulating signals. You are also required to show the error between both methods. Finally, recommend which modulating signal will result in a narrower bandwidth. Support your analysis with clear and logical mathematical working and diagrams. अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि एक एफएम ट्रांस रिसीवर है जिसकी कैपेबिलिटी 100 वोल्ट साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की है और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है मॉड्यूलेटिंग वो कितनी हैं, 3 किलोहर्ट्ज की मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है और 5 किलोहर्ट्ज की है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स कर दी गई है 20 मेगाहर्ट्ज पर, और अलाउेबल डेविएशन कितनी दी गई है 15 किलोहर्ट्ज। अब एज अ कंसल्टेंट इंजीनियर हमें ये बताना है दोनों जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं उनको हम लोगों को एनालाइज करके ये बताना है, उनकी बैंडविड्थ को देखते हुए ये बताना है कि कौन सा बेहतर रहेगा। एज पार्ट ऑफ योर एनालिसिस कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अप्रॉक्सीमेट बैंडविड्थ कैलकुलेशन, मतलब अप्रॉक्सीमेट भी बतानी है और एग्जैक्ट भी बतानी है हमें। तो हमसे सिर्फ अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट बैंडविड्थ हम लोगों को मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 हमें गिवन है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 2 गिवन है, और ये हमारे पास मैक्सिमम डेविएशन भी गिवन है। हमें पता क्या लगाना है, बैंडविड्थ एग्जैक्ट और बैंडविड्थ अप्रॉक्सीमेट। अब कार्सन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले हम लोग 1 के लिए मालूम कर रहे हैं, FM1 के लिए। तो कार्सन्स फार्मूला हमारे पास 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस FM1। डेल्टा एफ हमारे पास डेविएशन ही होता है, तो FM1 लिखा, डेल्टा एफ लिखा, 2 लिखा, और बैंडविड्थ अप्रॉक्सीमेट 1 कितनी आ रही है 36 किलोहर्ट्ज। अब एग्जैक्ट बैंडविड्थ निकालने के लिए हमें n चाहिए होता है, n आता है हमारे पास बेजल फंक्शन से। अब बेजल फंक्शन से n निकालने के लिए हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना जरूरी है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी किया, हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया 5। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 5 हम लोग देखेंगे, ये m हो गया और ये j हो गया, m और ये j, तो m5 इधर आएगा, तो 5 में j कहाँ तक जा रहा होता है, 8 तक जा रहा होता है, j 8 तक जा रहा होता है, तो n हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया, तो n की जगह मैं लिख दूंगा 8। तो इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास बैंडविड्थ एग्जैक्ट हमारे पास क्या आएगी 48 के। अब एरर बिटवीन बोथ का क्या फॉर्मूला होता है कि बैंडविड्थ एग्जैक्ट माइनस बैंडविड्थ अप्रॉक्सीमेट, तो 48 माइनस 36 कर दिया, एरर कितना आ गया 12 किलोहर्ट्ज। इसके बाद परसेंटेज में अगर एरर निकालना हो तो 48 मतलब एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे पास कितना आ रहा है 25%। अब सेम चीज हम लोग FM2 के लिए करेंगे, कार्सन्स फार्मूला लगाया, FM2 का निकाला, तो बैंडविड्थ अप्रॉक्सीमेट कितनी आ रही 40। अब एग्जैक्ट बैंडविड्थ निकालेंगे तो पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 3 आ रहा है। अब यहाँ पर बेजल फंक्शन में हमारे पास जो टेबल होता है वहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 3 देखेंगे तो ऑर्डर कितना बनेगा 6। फिर बैंडविड्थ एग्जैक्ट के फॉर्मूले में हम लोगों ने n6 डाल दिया, तो हमारे पास एग्जैक्ट बैंडविड्थ कितनी आ गई 60। एरर बिटवीन बोथ निकालूंगा तो एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट 60 माइनस 40 करा, एरर कितना आ गया 20 किलोहर्ट्ज, और परसेंटेज में निकालूंगा तो 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 33.3%। अब हम लोग को बताना ये था कि इन दोनों में से कौन सा बैंडविड्थ नैरोअर है। अब नैरोअर बैंडविड्थ हमारे पास किससे पता लगती है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो हम लोग देख लेंगे, हमने लिख दिया कि 3 किलोहर्ट्ज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल रिजल्ट इन नैरोअर बैंडविड्थ अकॉर्डिंग टू बोथ बैंडविड्थ एग्जैक्ट बैंडविड्थ और बैंडविड्थ अप्रॉक्सीमेट calculations. The error between the exact and approximate method is smaller for the 3 kilohertz signal. अब 3 किलोहर्ट्ज में हम लोगों ने देखा कि भाई एरर भी हमारे पास कम आ रहा है। 3 किलोहर्ट्ज में एरर कितना आ रहा है 12 किलो, और 5 किलोहर्ट्ज में एरर कितना आ रहा है 20 किलोहर्ट्ज, तो 8 किलोहर्ट्ज का फर्क है। तो एरर जिसमें कम आ रहा है तो बेहतर सिग्नल हमारे पास ये है, और नैरोअर बैंडविड्थ हमारे पास किस में आ रही है
ये बैंडविड्थ कम आ रही है और ये बैंडविड्थ ज़्यादा आ रही है। तो नैरोअर बैंडविड्थ हमारे पास किधर है, 3 किलोहर्ट्ज़ वाले सिग्नल में नैरोअर बैंडविड्थ हमारे पास होगी, क्योंकि बैंडविड्थ हमने निकाली 48, तो 48 इतनी बैंडविड्थ होगी, 48 को इतनी बैंडविड्थ कंसीडर कर लेते हैं, तो 60 कितनी होगी, इतनी होगी। तो नैरोअर बैंडविड्थ कौन सी हो गई, 1 वाली, तो 3 किलोहर्ट्ज़ वाली हमारे पास नैरोअर बैंडविड्थ होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।